नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम दोस्तों। अनफिल्टर्ड इंडियन पे आप सबका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। अभी अमेरिका इजराइल ईरान युद्ध से निकला भी नहीं था। अभी उसके B2 बॉम्बर्स ने तो बंकर बस्टर बॉम्ब्स डाले ही थे। अमेरिका ने अब एक नए फ्रंट को खोलने की तैयारी कर ली है। और अमेरिका के एक सेनेटर हैं, लिंडसे ग्राहम, डोनाल्ड ट्रंप के साथ गोल्फ वगैरह खेलते हैं, उनके बडी हैं, उनके काफी करीबी हैं। उन्होंने एक नए शब्द का इजाद किया है, वो है इकोनॉमिक बंकर बस्टर बॉम्ब। और वो ये उनका मानना है कि इसे उन इकोनॉमीज के ऊपर गिराना है जो शायद अमेरिका के साथ सहयोग नहीं कर रहे हैं। जिन इकोनॉमीज को वो ये मान रहे हैं कि भविष्य में अमेरिका के लिए वो एक ऑब्स्टेकल बन सकती हैं, रुकावटें बन सकती है, उनके सामने एक नई प्रतिद्वंदी के तौर पर खड़े हो सकते हैं, तो उनकी इकोनॉमी के ऊपर ये गिराना है ताकि उनकी इकोनॉमी तहस नहस हो जाए। क्योंकि अमेरिका को लगभग 75 सालों से मोनोपोली की आदत है। कोल्ड वॉर हुआ, अमेरिका और रशिया ही थे। अब पिछले कम से कम 30-40 सालों से तो अकेला अमेरिका ही उस मोनोपोली को ढो रहा है। लेकिन अब बहुत सारे ऐसे देश हैं जो उभर कर आ रहे हैं धीरे धीरे। जो एक बाइपोलर वर्ल्ड था, फिर वो यूनिपोलर वर्ल्ड हो गया, वो धीरे धीरे मल्टीपोलर वर्ल्ड की तरफ बढ़ रहा है। अमेरिका के सामने अब रशिया भी खड़ा है, पुतिन ने उसे मजबूती से खड़ा किया है डिसइंटीग्रेशन के बाद। चाइना खड़ा है, चाइना तो खड़ा ही अमेरिका के पैसे से है। साथ ही भारत भी धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और अमेरिका समझ रहा है कि कौन शॉर्ट टर्म थ्रेट है, कौन लॉन्ग टर्म थ्रेट है, कौन मीडियम टर्म थ्रेट है, और वो तीनों को एक साथ न्यूट्रलाइज करने का प्रयास है। सबसे पहले उसने प्रयास किया कि रशिया को उलझाया जाए। रशिया को यूक्रेन में उलझाया गया। उसे लगा कि रशिया के सामने पूरा नेटो खड़ा हो जाएगा, हम अपने प्रॉक्सी यूक्रेन के माध्यम से करेंगे तो रशिया कितना महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना घुटने टेक देगा। सालों से युद्ध चल रहा है, रशिया को फर्क नहीं पड़ रहा है, बल्कि बेहतर ही हो रहा है। अब अमेरिका इस चीज को एक तरीके से पचा नहीं पा रहा, तो उसने अब इस नए इकोनॉमिक बंकर बस्टर बॉम्ब की तैयारी शुरू कर दी है, उसे नया मार्केट में लॉन्च किया है। क्या है ये? दरअसल एक बिल इंट्रोड्यूस हुआ है अमेरिका में, उसका नाम है सैंक्शनिंग रशिया एक्ट ऑफ 2025। दरअसल इस एक्ट में कहा गया है कि जो भी देश रशिया से एनर्जी खरीदते हैं उनके ऊपर 500% तक का टैरिफ लगना चाहिए। सबसे बड़े बायर्स कौन हैं रशियन एनर्जी के? इंडिया और चाइना। तो साफ साफ यह है कि इन देशों के ऊपर 500% तक का टैरिफ लगना चाहिए। लेकिन वो ये भूल गए कि यूरोप भी आज के समय में रशिया से खरीद रहा है, तो क्या उनके ऊपर भी लगाएंगे? क्या अपने एलाइज के ऊपर भी लगाएंगे? क्या कह देना बहुत आसान है, ट्रंप भी आते थे, आज 100% टैरिफ, 200%, 300%, 400%, फिर कह देते आज ठीक है 90 दिन के लिए रोक देते हैं। क्योंकि टैरिफ दो धारी तलवार है, शायद समझ नहीं पा रहे। लेकिन एक ऑप्टिक्स बनाने के लिए यह कहा जा रहा है कि 500% का टैरिफ लगाएंगे, यानी भारत का सामान, क्योंकि भारत तो एनर्जी खरीदता है, कितनी खरीदता है? अपनी टोटल नीड का 37%, टोटल इंपोर्ट का, टोटल नीड का तो 88% बाहर से मंगाता है, उस 88% में से भी 37% उसने रशिया से मंगाया 2024 में। 2025 में भी 4 बिलियन यूरो से ज्यादा का एनर्जी अब तक खरीद चुका है वहां से, और अभी तो आधे से ज्यादा साल पड़ा है। और अमेरिका जो ये मानता था कि रशिया को घुटनों पे ला देगा, रशिया क्यों टिका हुआ है? क्योंकि भारत और चाइना तेल खरीद रहे हैं। जिस पैसे की जरूरत रशिया को थी वो इन दो देशों से आ रहा है। भारत तो भैया अपने हित देखेगा, उसे तो 15% से लेकर 20% तक तेल सस्ता मिल रहा है। 40 ऑप्शन है, लेकिन जहां से लेगा, अमेरिका है बहुत दूर है, वेनेजुएला है बहुत दूर है, और देश है वो शायद उतने कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है। अगर कहीं से 15% का डिस्काउंट मिल रहा है, फ्रेट वगैरह भी लगाएं तो 10% तो बच ही जाता है। वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स में ट्रांसलेट होता है वो जाकर। तो भैया वो तो रशिया से खरीदेगा, क्योंकि इंडिया ने तो कह दिया स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। अमेरिका को ये नहीं बच रहा है। अब जो ये बिल है, इसे 84 सेनेटर्स का समर्थन मिल चुका है। अब ये हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में जाएगा, उसके बाद राष्ट्रपति इसे पास करेंगे। लंबा प्रोसेस है, लेकिन इंट्रोड्यूस किया गया है। अब इसमें यह है, इसमें टैरिफ के साथ सैंक्शंस भी हैं कि जो बैंकिंग है, जो बिजनेसेस हैं, जो पॉलिसी मेकर्स हैं, उनके ऊपर भी सैंक्शन है। हाँ भाई, इसमें एक प्रावधान छोड़ दिया कि अगर अमेरिका को लगता है कि नेशनल इंटरेस्ट की बात है तो 180 दिन के लिए जो राष्ट्रपति है वो इसके ऊपर होल्ड कर सकते हैं। लेकिन अगर ये बिल पास हो जाता है तो आप ये समझिए भारत के लिए बहुत सहज स्थिति नहीं होगी।
व्यापारिक रूप से बहुत दिक्कतें आने वाली हैं। भारत और अमेरिका का टोटल व्यापार 119 बिलियन डॉलर का है, जिसमें से लगभग 77 बिलियन डॉलर भारत भेजता है। भारत ट्रेड सरप्लस में है। अगर ऐसा होता है, टैरिफ लगता है, तो लगभग अमेरिका से ही 30 बिलियन डॉलर का भारत को ट्रेड डेफिसिट, ट्रेड का नुकसान होगा। जो भारत आईटी एक्सपोर्ट करता है, टेक्सटाइल करता है, फार्मा करता है, तो बड़ा नुकसान भारत को झेलना पड़ेगा। लेकिन अमेरिका भी ध्यान रखे, अमेरिका को भी ध्यान रखना चाहिए, वो ट्रेड डील जो भारत के साथ करना चाह रहा है, और अगर ऐसे सैंक्शंस की धमकी आती है तो भैया वो ट्रेड डील भी भूल जाए। दरअसल ये एक तरीके से प्रेशर टैक्टिक्स भी है भारत के ऊपर, कि अगर हमसे ट्रेड डील नहीं करोगे, हमारी फेवरेबल ट्रेड डील नहीं करोगे, जैसा हम कह रहे हैं यसमैन बनकर नहीं आओगे कि जी साहब गौरव साहब ने कहा है तो हम मान लेंगे साहब, तो भैया हमारे पास ये ऑप्शन है, हम आपके ऊपर टैरिफ लगा देंगे 500% का टैरिफ। अरे यार बोलने में क्या जाता है, 1000% बोल दो, डर ही दिखाना है ना, तो 1000% का टैरिफ बोल दो, क्या दिक्कत जाती है। और अगर ऐसा हो जाता है तो भारत को ना ही सिर्फ अमेरिका से नुकसान है, बल्कि रशिया से भी नुकसान है, क्योंकि रशिया से जो सस्ता तेल खरीदा जा रहा है उसका नुकसान भी भारत को झेलना पड़ेगा। लगभग 30 बिलियन डॉलर का वहां पे नुकसान है। और इस दौरान जो इकोनॉमी पे फर्क पड़ेगा, जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे फर्क पड़ेगा, जो एम्प्लॉयमेंट पे फर्क पड़ेगा, वो अलग है। अब भारत के ऊपर किस तरीके से, देखिए ये वो लोग हैं जिन्हें ये लगता है कि ये तीन देश कैसे उभर के आ गए। रशिया तो मेरा नेचुरल एनिमी है, चाइना वालों को तो हमने ही पैसा दिया है। चाइना खड़ा कैसे हुआ, ओबामा के रिजीम में हुआ, ठीक है उससे भी पहले था, लेकिन उसमें तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हुई। ओबामा के रिजीम में तो एक तरीके से खुला कर दिया। पैसा किसका है चाइना में, सारा का सारा यूएस से और वेस्ट से पैसा आया हुआ है। उसके अलावा जो कंपनीज हैं उन्हीं का मैन्युफैक्चरिंग वहां हो रही है, वही खरीदते हैं, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने लगा कर दिया। अब वो चाइना आके दिखा रहा है, इसलिए चाइना को भी जवाब देना है। और भारत वो तो किसी इक्वेशन में ही नहीं था भैया, ये तो काले से छोटे से कहीं साउथ एशिया वाले लोग थे, ये खड़े होकर अब स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात करने लगे हैं। ये तो नूर खान बेस में जाके हमारे बेस उड़ाने लगे हैं। ये तो हमारे यहां सीआईए का एजेंट है पन्नू, उसके ऊपर हमला करने के लिए तैयार बैठे हैं। हमारा पालतू देश है कनाडा, ये वहां जाके कुछ कर आते हैं। ये दिक्कत है अमेरिका को। लेकिन अमेरिका के भी लिमिटेशंस हैं। कब तक, क्योंकि अमेरिका को फिलहाल शॉर्ट टर्म में भारत की जरूरत है, तो स्ट्रिंग आप एक समय से ज्यादा नहीं खींच सकते। और भारत जानता है कि शॉर्ट टर्म में ही जरूरत है, मीडियम और लॉन्ग टर्म में भारत को अपने आप ही चलना पड़ेगा। शॉर्ट टर्म में की जरूरत है क्योंकि उसे चाइना की तरह, चाइना के लिए भारत को कंपटीटर मानता है, लेकिन वहां भी भारत साथ नहीं दे रहा। वो कह रहा है मैं क्यों यूज हूं आपके लिए चाइना के खिलाफ। इसलिए प्रेशर बनाने के लिए कि 500% का टैरिफ हो जाएगा, ट्रेड डील कर लो, 500% का टैरिफ हो जाएगा, चाइना के सामने हमारे लिए खड़े हो जाओ, 500% का टैरिफ हो जाएगा, बोलो मत। ये सब डर दिखाया जा रहा है। एक पंथ कई काज हैं भैया, रशिया की फंडिंग रुक जाएगी, इन दोनों पे प्रेशर बन जाएगा। लेकिन अमेरिका भूल गया है कि 60, 70, 80, 90 का दशक नहीं है। अमेरिका अब वो पावर नहीं रहा, वो मोनोपोली उसकी नहीं रही। बहुत सारे ऑप्शंस हैं। भारत का 700 बिलियन डॉलर से ऊपर का एक्सपोर्ट है आज के समय में। निश्चित तौर पर आईटी बहुत बड़ा सेगमेंट है, उसमें बहुत बड़ा सेगमेंट अमेरिका में जाता है। लेकिन अमेरिका से भी सवाल पूछा जाएगा, भैया ये बताओ अगर भारत एक्सपोर्ट नहीं करेगा तो किस देश के पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर है जो भारत आज तुम्हें देता है सस्ता, चीप? कोई और दे सकता है क्या? चाइना दे सकता है? चाइना तो जो मैन्युफैक्चरिंग उसकी यूएसपी थी भैया, उसमें अब वायबल नहीं रहा। लेबर लॉ वगैरह, मतलब इतनी महंगी हो गई है, इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट और बहुत कुछ हो रहा है चाइना के अंदर। उससे सस्ती लेबर तो भारत में है। भारत ज्यादा चीप सामान अब चाइना से बना पा रहा है। वो ठीक है, उसका बैकएंड का इंफ्रास्ट्रक्चर उतना मजबूत नहीं है अभी। उसे अगर वो जैसे धीरे धीरे मजबूत होगा तो चाइना वाली स्थिति के पास भारत पहुंच सकता है। समय लगेगा, निश्चित तौर पर लगेगा। लेकिन भारत का ऑप्शन कहां से लाओगे? फार्मा में भारत का ऑप्शन कहां से लाओगे? टेक्सटाइल में बांग्लादेश से तुम मंगाते थे, उसकी तो हो गई दुकान बंद। भारत को बेहतर ऑर्डर्स भी मिल रहे हैं, तो ऑप्शन कहां से लाओगे? कौन है? यूरोप में जाओगे, वो तो बूढ़े हो चुके हैं, पैसा उनके पास नहीं है। तो जो ये टैरिफ और दूसरी चीज, अगर आप टैरिफ लगा देते हैं, लगा दिया, मान लिया, भारत को हो गया नुकसान, अमेरिका की जनता के लिए क्या? जो 100 रुपए का जूता वहां जाता था वो तो 600 रुपए का जाएगा। वो नहीं पूछेगा ट्रम्प से कि तू तो महंगाई कम करने आया था भाई।
₹600 का जूता बिक रहा है और तुम्हें लग रहा है कि तुम 600 का जूता वहां बना लोगे? जो आईफोन भारत में तुम्हारे टैरिफ लगने के बाद भी सस्ता पड़ रहा है। ट्रम्प कह रहा था ना, आईफोन के ऊपर मैं टैरिफ लगा दूंगा, मेरी डायरेक्ट बात हो गई है टिम कुक से। वो तब भी सस्ता पड़ रहा है। टिम कुक ने कहा लगा दे भाई, मुझे तब भी फायदा है भारत में बनाने में। तो आपको लग रहा है कि अमेरिका अमेरिका को वो स्किल लाने के लिए 30 साल लगेंगे, आपको वो स्किल सेट लाने के लिए, वो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए पैसा होगा। पैसे पैसे से चीजें नहीं होती। तो इसलिए अमेरिका जिस तरीके से इकोनॉमिक बंकर बस्टर बॉम्ब की बात कर रहा है, ये सेल्फ एक्सप्लोजन होगा अंदर ही, अमेरिका को भी लेकर डूबेगा। अमेरिका पहले ये तो देखे भैया, $6 ट्रिलियन की डेट सर्विसिंग करनी है। उसके लिए तुमने ईरान इजराइल युद्ध में जो ये बंकर बस्टर बॉम्ब डाले, इसलिए तो डाले। आज मतलब कल सुबह की मेरी वीडियो है, उसमें जाकर देखिए, बताया मैंने। तो कुल मिलाकर अमेरिका की तरफ से जो ये प्रेशर बनाया जा रहा है ट्रेड डील से पहले, उसे यह भी डर है कि भारत कोई मिसएडवेंचर पाकिस्तान में ना कर दे जो उसका पालतू है, कि भारत अपने आप को असर्ट ना करे। चाइना का तो ठीक है, चाइना से भी उसकी चल रही है, वो अलग बात है, क्योंकि मैं तो भारत के पर्सपेक्टिव में बात करूंगा, क्योंकि जो पूरा का पूरा बिल है उसी फ्रेमवर्क में डिजाइन किया गया है कि किस तरीके से इन 3 देशों को सबसे ज्यादा नुकसान हो। तो अमेरिका को यह है कि भैया ट्रेड डील है, नहीं हो रही है, प्रेशर बनाओ। भारत हमारे लिए साथ नहीं दे रहा, ईरान के खिलाफ उतना खुल के नहीं आया, प्रेशर बनाओ। भैया वो पाकिस्तान को पीट देता है, प्रेशर बनाओ। भैया भारत बांग्लादेश का पानी रोक रहा है, वहां हमारी इंटरेस्ट है, हम वहां पे उसे घेरना चाह रहे हैं, प्रेशर बनाओ। भारत एआई में आगे बढ़ रहा है, क्वांटम कंप्यूटिंग में चीज आगे बढ़ाना चाह रहा है, सबसे बड़ी चीज डिफेंस मार्केट में अपने आप को मजबूत कर रहा है। वो भी तब जब हम बातचीत देने को तैयार नहीं है, हम इंजन देने को तैयार नहीं है, हम कोऑपरेट करने को तैयार नहीं है। वो F-35 हमसे नहीं खरीद रहा है, तो भैया प्रेशर बनाओ। तो कुल मिलाकर अमेरिका आज भी उसी कोल्ड वॉर के हैंगओवर में जी रहा है, 60-70 साल के दशक में, कि भैया सैंक्शन से हो जाता है काम। सैंक्शन तो 99 में भी लगाए थे, क्या फर्क हुआ? भारत ने रास्ता नहीं, देखिए भारत ने हमेशा अपना रास्ता खुद निकाला है, उसे किसी का पैसा नहीं मिला। भारत के पास नेचुरल रिसोर्सेज का कोई गिफ्ट नहीं था, भारत के पास कोई ज्योग्राफी की एडवांटेज नहीं थी अमेरिका की तरह, भारत के पास कोई लैंड मास नहीं है जो एनर्जी रिसोर्सेज से भरा हो रशिया की तरह। उसने सब कुछ खुद किया, आगे भी कर लेंगे। तो भैया हम तो अर्थ धर्म काम मोक्ष को मानने वाले हैं, हमारे यहां अर्थ धर्म सब महत्वपूर्ण है, हम उसके लिए कहीं ना कहीं से जुगाड़ कर ही लेते हैं और कर लेंगे। तो ये जो लिंडसे ग्राहम वगैरह जैसे लोग आज से 50 साल पुरानी जीवन को जी रहे हैं, उन्हें थोड़ा सा अपडेट होकर अपनी जगह किन्हीं बेहतर लोगों को लाना चाहिए जो सही में पॉलिसी को समझकर आगे बढ़ा सके। क्योंकि अमेरिका को डर आरआईसी है, रशिया इंडिया चाइना। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के दौरान मीटिंग शुरू हो गई थी, गालवान के बाद अब बंद हो गई है। भारत बहुत ध्यान नहीं दे रहा है, रशिया बार बार प्रेशर कर रहा है, क्योंकि भारत को चाइना पे यकीन नहीं है। अमेरिका को बस यही डर है ये आरआईसी खड़ा ना हो जाए, लेकिन वो इतने मायोपिक हैं, वो ये नहीं समझ पा रहे कि भारत चाइना के साथ अभी नहीं जाएगा। वो अलग बात है, अभी एससीओ की बैठक है, अजीत डोवाल साहब वहां गए हुए हैं, चाइना भी भारत पे डोरे डाल रहा है, अरे साहब मेरी इकोनॉमी दबी हुई है, सामान बेचने के लिए कहीं नहीं है, अमेरिका टैरिफ लगा रहा है, यूरोप में सामान बेचने के लिए पैसा नहीं है उनके पास, तो आप खरीद लो। तो साम दाम दंड भेद होता है ना, वो दोनों तरफ से लग रहा है। डोनाल्ड ट्रंप कहता है माय फ्रेंड मोदी, टैरिफ भी है, साम दाम दंड भेद सब कुछ है, भारत के अंदर डिस्टर्बेंस भी क्रिएट करना है, सीए एनआरसीए, वो उत्तर दक्षिण धर्म सब कुछ करना है, और अच्छा भी दिखाना है। वही चाइना कर रहा है रिवर्स भारत के साथ। भारत को 2 फ्रंट पे तरीके से जूझना पड़ रहा है। इसलिए बार बार कह रहा हूं, भारत अपना रास्ता स्वयं निकालना जानता है और निकाल लेगा। ऐसे सैंक्शंस 72 आए 72 आएंगे, नहीं फर्क पड़ता, थोड़ी स्पीड स्लो हो जाएगी, 120 पे भाग रहे हैं 115 पे भाग लेंगे अगर आया तो, क्योंकि अभी बहुत लंबा रास्ता पार करना है। लेकिन जो भी है, भारत को हर कुछ आत्मनिर्भर तौर पर आगे बढ़ना है, और हर फील्ड में, राइट फ्रॉम डिफेंस टू फूड सिक्योरिटी, एवरीथिंग
भारत को खुद मैनेज करनी है, कोई साथ नहीं आएगा। रशिया और इजराइल भी नहीं आएंगे, वो सिर्फ जब तक हित साथ है तब तक साथ हैं, ध्यान रखिएगा। आप इस रेस में अकेले ही दौड़ रहे हैं, अकेले ही दौड़ना है और अकेले ही जीतना है, और ये मैराथन है। इसमें कोई साथ दे सकता है तो सिर्फ भारत और भारत की जनता दे सकती है, और भारत का नेतृत्व उस तरीका होना चाहिए कि उस को लेकर साथ आगे बढ़ सके। इसलिए बहुत जरूरी है, और आपके पास विंडो बहुत नैरो है, सिर्फ 5 से 10 साल, क्योंकि इस दौरान ही आपके पास डेमोग्राफिक डिविडेंड है। उसके बाद चाइना जो थोड़ा सा इधर उधर हो रहा है, डोल रहा है पॉलिटिकली और बहुत सारी चीजों में, वो भी संभलने का प्रयास करेगा। अमेरिका भी नए तरीके से अपने आप को इवॉल्व करके आगे बढ़ेगा। तो सिर्फ यही विंडो है जब दोनों तरफ थोड़ा थोड़ा केओस है, उसमें से आपको रास्ता बनाकर निकलना है। और इस गोल्डन पीरियड का सही उपयोग आपने किया तो मोदी ने जो कहा कि 1000 साल के भारत का निर्माण करना है, वो 1000 साल के भारत का निर्माण इस 10 साल में होगा, जो 2047 तक विकसित भारत की बात है। ऐसा नहीं होगा कि 47 में एकदम से कैलेंडर चेंज होगा और सब हो जाएगा। वो प्रोग्रेस अभी से होगी। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा डरने की बात है, लेकिन हाँ, निश्चित तौर पर भारत ऐसी चीजों में बेहतर तरीके से मैनूवर कर पाएगा। ऐसे जो प्रेशर्स है, ऐसी जो बहुत सारी ऑब्स्टिकल्स हैं, उन्हें पार कर पाएगा निश्चित तौर पर। मुझे बहुत ज्यादा डर नहीं है, लेकिन हाँ, ऐसे अटैक्स निश्चित तौर पर अमेरिका से निरंतर आते रहेंगे और लगातार आते रहेंगे। बहुत से लिंडसे ग्राहम आएंगे, बहुत सारे सैंक्शंस आएंगे, बहुत सारे टैरिफ्स आएंगे, बहुत सारे डिलेज होंगे, लेकिन भारत चलता रहेगा। अगर आपको ये वीडियो विश्लेषण अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।